नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और आप सभी का स्वागत है विनर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का डोज लेके, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी होता है। तो दोस्तों, अगले 1 घंटे हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी एक क्लास और सभी एग्जाम पास क्लास नंबर 303। तो चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर करते जाना। ये हमारी पूरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, यहां से आप टेलीग्राम से हमारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये हमारा पूरा शेड्यूल आज का, ये भी आपको याद रखना ही बहुत अच्छे से। चलिए, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है, और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना है। और जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। चैलेंजेस चेंज यू एंड दैट चेंज इज पॉजिटिव। अगर आप में चुनौतियां आपने स्वीकार करी और उसके बाद आपके शरीर में या आपके मानसिक स्थिति में जो भी बदलाव आ रहा है वो आपको पॉजिटिव तरफ ही लेके जाएगा, मतलब सकारात्मक नजरिया आपका बन जाएगा। तो अगर चुनौतियां आ रही है तो घबरा नहीं, वो आपको बदल भी रही है तो आपको अच्छे तरीके से अगली आगे की तरफ ले जाएगी। ठीक है, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। आज के दिन 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल डे, सिविल सर्विस डे। ये आपको याद रखना है, क्या बनाया जाता है? सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। जल्दी से कमेंट बताइए, कब से शुरू हुई, कब से शुरुआत हुई है इसकी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, सिविल सर्विसेज डे की शुरुआत। नेशनल सिविल सर्विस डे, भाई राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए अंतरराष्ट्रीय खबरों से, चलिए अंतरराष्ट्रीय खबरों से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेके आए और देखते हैं क्या ताबड़तोब क्वेश्चन। ऊर्जा चार्टर संधि किस वर्ष लागू हुई थी? ऊर्जा चार्टर संधि किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? जल्दी बताना है आपको। 1998, 1999, 2000, 2001। चलिए ताबड़तोब, धक्का मुक्की नहीं होगी, क्लियर एक एक करके भैया। चलिए, हाँ भैया, ठीक 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 ठीक, जल्दी बताइए। चलिए क्या होगा? 1998। हाँ जी भैया, 9 पर बस बोले सर इसमें तो 2 सन आते हैं। 1998। अब हुआ क्या था, इसकी घोषणा हुई थी 1994 में, ऊर्जा चार्टर संधि, ऊर्जा चार्टर संधि। इसकी जो घोषणा हुई थी, इस संधि को 1994 में घोषणा करा था। और इसे लागू कब करा? यहां हुई थी घोषणा, इसे क्या करा था? घोषणा किया गया था। लागू कब हुई है भैया? ये 1998 में लागू हुई है ऊर्जा संरक्षण नीति। आपको याद रखना है, वर्तमान में इस पर 53 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। कितने? 53 देश ने क्या कर ली है? साइन कर ली है भैया, सिग्नेचर कर दिया है ऊर्जा चार्टर संधि। क्या है, क्यों है, जरूर समझेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी चार्टर, इसमें 53 देश है। भारत इसका सदस्य है या नहीं? भारत जो है सदस्य है या नहीं? जल्दी बताते हैं आपको, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखना, भारत जो है इसका सदस्य हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब क्या है, अभी हाल ही में डेनमार्क को इनके सदस्यता से हटाने की बात चल रही। क्या करती है इंटरनेशनल एनर्जी, जो चार्टेड की बात करते हैं, क्या करते हैं ये? भारत में, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा कितने नवीनीकृत स्रोत का इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने नवीनीकृत स्रोत हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसका अनुमान लगाने के लिए बनाई गई है। मतलब नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको याद रखना है, नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चार्टर संधि, और अभी एक्टिवेट हो गई है। आपको याद रखना है चार्टर संधि, भाई खुले में या प्रतिस्पर्धा ऊर्जा बाजारों में संचालन का माध्यम, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई नवीन ऊर्जा बनाने के चक्कर में देश आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और क्वालिटी से समझौता कर ले। उसकी चेकिंग कौन करेगी? इंटरनेशनल एनर्जी चार्टेड। जल्दी बताइए, लूसी मिशन क्या है? अगला आ रहा है लूसी मिशन। भाई ये लूसी, LUCY, लूसी मिशन, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है दोस्तों? और अगर पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए देवेंद्र सर को विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर। जाक्सा, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा इसमें? आएगा नासा। क्या आएगा? नासा ने शुरू करा है लूसी मिशन। किससे रिलेटेड है?
जुपिटर। जुपिटर की सारी जानकारी निकाल के देगा। भाई जानकारी किसके निकालेगा? जुपिटर, मतलब बृहस्पति। किसके निकालेगा भैया? बृहस्पति की निकालेगा। आपको याद रखना है किसकी निकालेगा? बृहस्पति की। अब नासा की बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। नासा, NASA, नासा कहां की कंपनी है? ये यूएसए की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एक एजेंसी है। आपको याद रखना है कब इसकी शुरुआत हुई भाई? जुलाई का महीना था, 29 तारीख थी और सन था 1958। ठीक है, याद रखना। लाइसल्स, एल लाइलस करके इसके हेड हैं, आपको याद रखना है। बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर के लिए छोड़ा गया है नासा ने लूसी। क्या छोड़ा है भैया? लूसी छोड़ा है। अब जुपिटर में कितने उपग्रह हैं? अभी इसके उपग्रह बढ़ गए 95। हमारे जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सबसे बड़ा यही है। आकार में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है दोस्तों। आकार में क्या है? सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा है। और यह सूर्य से 5वां है। सूर्य से 5वां। सूर्य से कौन सा है? 5वां। आकार में सबसे बड़ा। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यह आकार में इतना बड़ा है, यह आकार में इतना बड़ा है कि इसे मिनी सोलार सिस्टम और मिनी स्टार कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिनी सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम कहते हैं इसको, या इसको कहते हैं मिनी स्टार। मिनी स्टार। चलिए, गिनीमेड, गिनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखना है। गिनीमेड क्या है? इसका सबसे बड़ा उपग्रह। तो बहुत अच्छे से चीजों को याद रखना है। लूसी किसके लिए था भैया? लूसी जुपिटर के लिए था। किसने छोड़ा? नासा ने छोड़ा। ठीक है, चलिए, मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आदित्य किसके लिए छोड़ा गया था? भाई भारत ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू करा था आदित्य। अब ये आदित्य नाम का प्रोजेक्ट किस ग्रह के लिए छोड़ा गया है, ये जरूर बताइएगा। चलिए, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया? अब बोले सर ये क्या है? नार्को मतलब नारकोटिक। नार्को का मतलब होता है नारकोटिक। नारकोटिक मतलब ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था नशे के ऊपर आधारित हो गई। भाई एक ऐसा देश, एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था नशा उत्पाद पर चलती हो, नशा उत्पाद पर चलती है, उसी को कहते हैं नार्कोटिक, नार्को देश। अब ये कौन सा देश है? ये है सीरिया। ये कौन सा देश है? ये है सीरिया। यस, एग्जैक्टली। सीरिया में सबसे ज्यादा नार्कोटिक चीजें खरीद और बेची जाती है। सबसे ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था में नशे का निर्यात सबसे ज्यादा करता है। भाई नशे का निर्यात करके अपनी देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है कौन? सीरिया। ठीक है, डेमेस्कस राजधानी क्या है इसकी? अगर मैं राजधानी की बात करूं तो क्या है? डेमेस्कस। क्या बोलेंगे? डेमेस्कस। मुद्रा क्या है इसकी? पाउंड। मुद्रा क्या है? पाउंड है। ठीक है, पाउंड। ठीक, याद रखना, मुद्रा क्या है? पाउंड। ये आप इंग्लिश में लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्या है? मुद्रा क्या है इसकी? पाउंड है। अब बात करते हैं कि सीरिया क्यों इतना भैया, इतना ज्यादा सीरिया में ऐसा क्या है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, सीरिया के बारे में बताते हैं। देखिए, नशे के प्रोडक्ट ज्यादा बेचता है। जब भी दिमाग में आता है सीरिया, तो याद करो सीरिया वर्सेस इजराइल। ठीक है, सीरिया वर्सेस इजराइल दिमाग में आता है। अब सीरिया वर्सेस इजराइल क्या है? ये सीरिया वर्सेस इजराइल। बोले सर ऐसा क्या हो, ये दोनों देशों में आपस में लड़ाई करते हैं। भाई क्या होता है, सीरिया और देश के बीच में जो सीमा है, उस सीमा में एक हाइट है गोल्डन हाइट। आपने नाम सुना होगा गोल्डन हाइट्स। ये क्षेत्र है और इस पे कब्जा किसने करके रखा है? सीरिया का कब्जा है। इसी वजह से गोल्डन हाइट्स के क्षेत्र को लेकर सीरिया और इजराइल आपस में लड़ते रहते हैं। सीरिया और इजराइल आपस में क्या है? लड़ते रहते हैं। क्वेश्चन आया अभी हाल ही में, ताजा ताजा है, कि गोल्डन हाइट्स का क्षेत्र, हालांकि कब्जा तो इसने 1962 में ही कर लिया था, मगर तब से लेकर अब तक वो विवाद का क्षेत्र है। जैसे इजराइल नहीं लड़ता रहता है गाजा पट्टी को लेकर, ठीक है, किससे? फिलिस्तीनियों से। इसलिए इजराइल और सीरिया भी आपस में लड़ते रहते हैं गोल्डन हाइट्स को लेकर। थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में ये चीज बताई थी। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। अगला क्या आ रहा है?
कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? वित्तीय ढांचे में, ठीक है, कौन सा देश ऐसा है जो भैया वित्तीय ढांचे में क्या कर रहा है? सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। भाई फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करेगा। कौन सा अध्यक्ष बनेगा? ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया या भारत? जल्दी बताओ मेरे धुरंधरों, ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है भाई, एक से एक क्वेश्चन है आज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक से एक है। चलिए डी बता रहे हैं और भारत बिल्कुल सही है। क्या आएगा? भारत। क्या आएगा दोस्तों? भारत आएगा। भाई आपस में बातें ना करें प्लीज, और क्वेश्चन पे ध्यान दें, फोकस करें कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या एडिशनल जानकारी दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए। तो क्या है? भारत। क्या आएगा? भारत। अब आता है कॉमनवेल्थ ग्रुप। कॉमनवेल्थ जब भी आता है कि कॉमनवेल्थ क्या है, आपको मालूम है ना, कॉमनवेल्थ ये वो ग्रुप होता है जिसपे कभी ब्रिटेन ने कब्जा करा था। ब्रिटेन के उपनिवेश का समूह है, उपनिवेश का समूह, जितने भी उपनिवेश देश हैं उसके। इसमें देश कितने हैं? 56। कितने देश हो गए इसमें? 56 देश हो गए। आपको याद है कितने देश हैं? 56। और कॉमनवेल्थ की बात करूं बेटा, तो ये इसकी घोषणा, जब भी मैं कॉमनवेल्थ की बात करता हूं तो इसको शुरू किया गया था, घोषणा हुई थी 1926 में। घोषणा कब हुई थी कॉमनवेल्थ की? 1926। और इसने काम करना कब शुरू करा? 1931 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, हेडक्वार्टर का है कॉमनवेल्थ का? लंदन। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए सारे देश बैठे हैं सर्कल में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अध्यक्षता कौन करेगा? करेगा स्ट्रक्चर की अध्यक्षता करेंगे कौन? अध्यक्षता करेंगे हमारे भारत देश, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि भैया कौन सा देश कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का मीनिंग आपको समझा दिया, वो भी आप याद रखेंगे। चलिए राष्ट्रीय भारतीय स्तर से देखते हैं कि क्या करंट अफेयर्स बना है। भारतीय स्तर से अगर देखें कि करंट अफेयर्स भारत के तात्कालिक चीजों में अपन क्या देखते हैं, क्या हमारे भारत के तात्कालिक चीजों में आएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? भाई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। वेयर वी सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड हेरिटेज डे। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? 18 तारीख को, 17 तारीख को, 19 तारीख को या 21 तारीख को? कब मनाते हैं हम? तो मनाते हैं ये 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस? 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और 18 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, चलिए इसकी छानबीन कर लेते हैं। पहले तो आपको बता दूं, विश्व विरासत दिवस विश्व में जो बहुत अच्छी अच्छी, जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी चीज है उसे सहेज के रखना, उसका संरक्षण करना, उसी के लिए मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर 18 अप्रैल को ही क्यों? क्वेश्चन क्या आता है कि सर व्हाई वी सेलिब्रेटेड ऑन इट्स ऑन 18 अप्रैल। भाई क्या हुआ था कि 18 अप्रैल 1982 में पहली बार ICOMOS मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स, है ना, इसने डिक्लेयर करा था। इस संस्था ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स, ठीक है, एंड साइट्स, इसने डिक्लेयर करा था। और ये खुद कब बनी थी? ये बनी थी दोस्तों 1965 में। इसने डिक्लेयर करा था पहली बार कि भाई हम 18 अप्रैल को बनाएंगे। तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स ने डिक्लेयर करा था। अब आपको मालूम है इससे एक जुड़ी एक संस्था भी है। देखिए ये बनाया है अलग अलग। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी यूनेस्को साइट्स है? हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट बोलते हैं इसको, यूनेस्को साइट, है ना, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा ये देती है। ठीक है, अब भारत में कितनी साइट है? आपको भारत में है टोटल 40। मध्य प्रदेश में कितनी है? 5 हो गई है। सबसे पहले खजुराहो, उसके बाद सांची के स्तूप, फिर भीम बेटिका 86, 89, 2003 आपको याद होगा। और अभी लेटेस्ट में ग्वालियर का किला और ओरछा ये जोड़ा गया है। अब इस 40 को मैं ऐसा लिखता हूं 32, 7, 1। ऐसा क्यों लिखा है मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि कुछ सांस्कृतिक साइट्स हैं, कुछ प्राकृतिक साइट्स हैं और कुछ अलग से नेशनल पार्क है। तो आपको याद रखना है ऐसा क्यों करा है मैंने, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है,
चलिए इतनी जानकारी अच्छी है आप लोगों के लिए, आगे बढ़े। चलिए भैया, ओके, बात नहीं करना है, बात नहीं करें, ज्यादा बेटर होगा। चलिए शुरू करें, आगे देखते हैं। एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर खोल लिया। अपन ने बात भी करी थी कि कहां खोलने वाले हैं, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी या बेंगलुरु, कहां खोल लिया। फाइनली मुंबई में खोल लिया। फाइनली मुंबई में क्या करा, इन्होंने खोल ही लिया। कब का दिन था भैया, ये हुआ ये 18 अप्रैल को। क्या हुआ, 18 अप्रैल को मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका उद्घाटन हो गया। एप्पल, APPLE, एप्पल। और एप्पल आपको मालूम है, मोबाइल की बात करूं सबसे प्रेस्टिजियस कहा जाता है कि एप्पल के जैसा फिर कोई नहीं, सबसे महंगा मोबाइल है। अब एप्पल की शुरुआत किसने करी, देखिए एप्पल का स्टीव जॉब्स, अगर आपको मालूम होगा, स्टीव जॉब्स है ना, स्टीव जॉब जो है मालिक हैं स्टीव जॉब। हालांकि जब 1976 में यूएसए से इसकी शुरुआत हुई थी ना, तो स्टीव थे, एक और स्टीव थे, है ना, और उसके साथ थे रोनाल्ड। ऐसे तीन लोगों ने 1976 में शुरुआत करी थी, ठीक है। इनका पूरा नाम मुझे याद ही नहीं होता, कुछ वोल्जोस्केर करके हैं, पर तीन लोगों ने पहली बार भाई 1976 से कैलिफोर्निया, अगर आपको याद हो, तो वहां से शुरुआत करी थी एप्पल की। और धीरे धीरे वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा जो महंगे मोबाइल अगर कोई वर्ल्ड में बेचता है तो वो है एप्पल, ठीक है। आईफोन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किसने भारतीय इतिहास में, भाई सब आप इतनी तरक्की करें, इतना कमाएं कि आप सबके हाथ में अभी जो सब उस समय का जो सबसे महंगा फोन हो वो आप लोग रख ले, वो आपके हाथ में रहे, ठीक है भाई। हमारी तो दुआ है आप जल्दी से सिलेक्ट हो, सरकारी नौकरी में लग जाए, और सरकारी नौकरी में लगने के बाद फटाफट फिर अच्छे से आपकी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया, भाई बहुत बढ़िया। भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगा ली। अब ये कौन थी, अन्नू रानी, हिमा दास, कृष्णा पूनिया या शैली सिंह। भाई किसने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी दूरी लगाकर एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर डाला, कौन था ये, कौन था, ये थी हमारी शैली सिंह। ये कौन थी, शैली सिंह। भाई अनुराग ठाकुर ने इंफॉर्मेशन दी, अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बताया, जो गेम्स एंड स्पोर्ट संभालते हैं मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री है ना, खेल मंत्री, उन्होंने सूचना दी। उन्होंने सूचना दी, और उन्होंने सूचना दे के क्या बताया, उन्होंने सूचना दे के बताया कि शैली सिंह ने रिकॉर्ड जंप मारी। हाँ। आपका शैली सिंह। अब क्वेश्चन ये आता है कि शैली सिंह है कहाँ की, ये झांसी की है दोस्तों, याद रखना कहाँ की है, झांसी की। और झांसी कहाँ आता है, यूपी में। अगर मैं नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट अगर कैरिडोर को काटूं तो कहाँ कटते हैं, झांसी में कटते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। 6.76 से 6.76 मीटर की लॉन्ग जंप मारी है इन्होंने, बहुत बढ़िया, सबसे लंबी छलांग मारी है। और इन्होंने एशियन के लिए क्वालिफाई कर लिया। किसके लिए क्वालिफाई करा इन्होंने, एशियन गेम्स के लिए, एशियन खेलों के लिए क्वालिफाई कर गई भैया, एशियन खेलों के लिए क्या कर गई, क्वालिफाई कर गई। चलिए लाइक करते चलिए प्लीज, बातचीत नहीं करना है। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, क्वेश्चन आता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है। पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और कहां पर किया गया, वेयर द 2 days कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। पहले तो कंप्रेस्ड बायोगैस का कंसेप्ट बताऊं मैं कि ये है क्या है, कि सर इसमें होता क्या है, और ये कंप्रेस्ड बायोगैस है क्या, मतलब क्या ये अच्छी चीज है। पहले तो आपको बताएं, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है नई दिल्ली में। कहां हुआ है बेटा, नई दिल्ली में। जो बी बोल रहे थे वो सही गए, बाकी तो जो ऊपर नीचे कर रहे हैं उनका गड़बड़ा गया मामला, ठीक है। बस सही तो आ रही है, ठीक। ठीक।
तो आपको याद है नई दिल्ली, क्या आएगा, नई दिल्ली में हुआ है कंप्रेस्ड बायोगैस। अब इसमें मीथेन का परसेंटेज ज्यादा होता है भाई, जब भी मैं बात करूं तो कंप्रेस्ड बायोगैस में मीथेन होगी, क्या होगी भैया, मीथेन होगी। अब ये 55% से 60% से मिलाई जाती है, इसके साथ CO2 भी रहती है इसमें, और उसके बाद बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड को डाला जाता है। क्या डाला जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद है, बहुत कम मात्रा में, पर अच्छे एज ए विकल्प के रूप में पेट्रोलियम मंत्रालय ने विकल्प के रूप में, हरदीप पुरी, आपको याद है ना, मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। तो अब कंप्रेस बायोगैस विकल्प के तौर पे भाई, दूसरी CNG वगैरह के विकल्प के तौर पे, तो CNG की जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी की बात करूं तो वहां CNG वगैरह में मीथेन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना, याद रखें कंप्रेस्ड बायोगैस। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मंत्री आपको याद रखना है, पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, याद रखें, कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, ओके। वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है CNG, और LPG होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और इथाइल मर्केप्टाइल गंध के लिए डाला जाता है, और इसमें मीथेन ही रहता है, 80% तक मीथेन डाल देते हैं। हाल ही में प्रेमा खांडू जी ने नए तवांग मठ का उद्घाटन करा। किस राज्य में तवांग मठ का उद्घाटन करा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, कहां पर करा, प्रेमा खांडू जी ने, ये CM है। कहां करा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में करा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में करा। क्या नाम है, तवांग मठ, क्या नाम आता है, तवांग मठ, आपको याद रखना है। ठीक है, तवांग मठ। अच्छा, प्रेमा खांडू जी की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सबसे पूर्वोत्तर है। अभी यहीं पर किबिथु भी गए थे, आपको याद है, यहाँ किबिथु में भी गए थे। तो बात करते हैं कि यहाँ क्या भारत का सबसे बड़ा यही है, बिल्कुल तवांग मठ, ये देख लीजिए, यह प्रेमा खांडू जी। मैं आपको बता दूं, सॉरी, बिल्कुल जो तवांग मठ है ये भारत का सबसे बड़ा मठ है, भारत का सबसे बड़ा, बौद्ध भिक्षुओं का रहता है सबसे बड़ा मठ, और विश्व का दूसरा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा। तो सब पहला कहाँ है, पहला है लहासा में। कहाँ है, लहासा में मिलेगा। फर्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, लहासा में। नाम क्या है, पोताला, आपको याद रखना है, क्या है, पोताला। ठीक है, पोताला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। पोताला जो है वो सबसे बड़ा मठ है, पोताला। ठीक है, वो लहासा में। बौद्ध मठ क्या होते हैं, जैसे आस्था जो जिनकी बौद्ध धर्म में रहती है, तो ये एक पूजा स्थल होते हैं बड़ा से। तो तवांग मठ बहुत फेमस है, अरुणाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्या आप इन्हें जानते हैं, क्या इनके बारे में सुना है भाई। ब्राजील में अभी इन्होंने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। ठीक है, मैं बता देता हूं, इन्होंने ब्राजील में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीता। क्या जीता, गोल्ड जीता, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है निथ्या। क्या नाम है, निथ्या, आपको याद रखना है। इन्होंने जीता है पैरा, निथ्या ने भी गोल्ड लेके आए, और एक और बंदे थे, वो भी नितेश नाम था,
उन्होंने भी क्या जीता, गोल्ड जीता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नित्या पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली लड़की। मुझे कमेंट करके बताइए नित्या जी कहाँ की। सर्च करके करिए। चलिए, क्या दिल्ली की है क्या, जरा चेक करना, क्या दिल्ली की है नित्या जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डिजिटल हेल्थ समिट, डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन कहां किया गया? वेयर, इन विच स्टेट डिजिटल हेल्थ समिट 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? महाराष्ट्र में, गोवा में, तमिलनाडु में या केरल? फटाफट बताइए। क्वेश्चन का लेवल आज अच्छा रखा है, तगड़ा रखा है और अलग डिफरेंट है, आपको नया मिलेगा। कहाँ हुआ बेटा ये डिजिटल हेल्थ समिट? गोवा में हुआ है, गोवा। ठीक है, एक लौता ऐसा राज्य, एक लौता राज्य जहां पर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, पणजी यहाँ की क्या है, राजधानी। दो ही तो जिले हैं इसमें, नॉर्थ एंड साउथ करके दो ही तो जिले हैं गोवा में। हेल्थ याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिजिटल। अच्छा, गोवा में एक और चीज की पूछा जाता है कि गोवा में कौन सी नदी बहती है, तो आपको याद रखना है गोवा में नदी पूछ ले तो एक नदी है जुआरी। कौन सी नदी पर है, जुआरी नदी यहाँ पर है। मांडवी भी है, एक मांडवी नदी भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, गोवा। चलिए देख लेते हैं गोवा में है कौन। भाई गोवा में अगर डिजिटल हेल्थ समिट हुआ है तो गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। कौन है भैया, प्रमोद सावंत साहब हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल अगर पूछ ले तो कौन है, श्रीधरन पिल्लाई, श्रीधरन पिल्लाई, ये आपको याद रखना है। गोवा, गोवा, मरमा गोवा पोर्ट का नाम है गोवा में, है ना, मरमा गोवा, ये क्या है, पोर्ट है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्या है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको दे दिया महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार? भाई महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, महाराष्ट्र सरकार का पुरस्कार है। किसको मिला? ठीक है, बीडी मिश्रा जी को मिला है, रघुराम राजन जी को मिला है, हालांकि तो भोपाल के थे तो इनको नहीं मिलना चाहिए, वहीं के लोगों को मिलना चाहिए। राजीव कुमार जी को मिला या अप्पा साहेब धर्माधिकारी को मिला है? किसको मिला है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट, लाइक और शेयर भी चलते रहना चाहिए नॉन स्टॉप। भाई सुबह की चाय वाली क्लास की बात ही अलग है और इसको अच्छा बनाते हैं आप लोग ही। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले डॉक्टर साहब, ठीक है, महाराष्ट्र के रायगढ़ के, ठीक है, रायगढ़ के डॉक्टर अप्पा जी को मिला। ठीक है, याद रखना महाराष्ट्र भूषण, क्या मिला, महाराष्ट्र भूषण। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रेजेंट कौन कौन है, दोनों ही व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी है। तो मुख्यमंत्री कौन है भैया, मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे साहब है। और देवेंद्र जी, देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री है। उप मंत्री की बात करूं तो उप मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र, नाम राशि एक है देवेंद्र। ठीक है, ठीक है, ये याद रख लेंगे। राज्यपाल कौन है, रमेश बेस,
रमेश साहब जो है, रमेश बेस, ये कौन है? ये राज्यपाल है, राज्यपाल। चलिए, किस राज्य ने लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ कर दिया? अब एक शब्द आता है लीचेट, क्या है लीचेट शब्द का क्या है? देखिए, जो डंप यार्ड नहीं होते, डंप यार्ड, डंप यार्ड, डंप यार्ड से, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीजें बनाना, मतलब उससे कुछ ना कुछ क्या कचरा जो है। अब तेलंगाना, ये जगह कहाँ है? तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में शुरुआत हुई लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट की। मतलब जो डंप यार्ड रहते हैं उसको भी व्यवस्थित करना। जैसे डंप यार्ड, जैसे इंदौर में भी डंप यार्ड था देवगुराड़िया पे, तो बहुत ज्यादा जो जो कचरा रहता है, टनों में जो कचरा निकलता है, उससे आप क्या उपयोगी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे इंदौर के, आपको सभी को मालूम है, इंदौर का जो डंप यार्ड था, जो इतना बड़ा था देवगुराड़िया पहाड़ी के पीछे, वहां को उस कचरे को गीला और सूखा अलग करके उससे भी हमने एनर्जी रिसोर्सेस बना लिए। तो लीचेट का मतलब है डंप यार्ड से उपयोगी चीजें बना लेना। ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये बहुत महंगा बना है, 250 करोड़ में बना है, ये देखिए लीचेट। अब ये डंप यार्ड के पास में, देखिए डंप यार्ड के पास में, तो ये है लीचेट। अब ये क्या 250 करोड़ का बना है, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है लीचेट डंप यार्ड। ठीक है, और ये जवाहर नगर डंप यार्ड में बनाया गया। कहा? जवाहर नगर डंप यार्ड का बनाया गया, जवाहर नगर डंप यार्ड में। ठीक है, और कम से कम 3000 मेट्रिक टन का कन्वर्सेशन होगा। 3000 मैट्रिक मैट्रिक टन का जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा, वो है जो कन्वर्सेशन होगा। 3000 मैट्रिक टन का कन्वर्सेशन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कचरे से एक उपयोगी चीज है लीचेट, बिल्कुल सही, करते रहिए, ध्यान रखिए। अब पर्यावरण में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी है भाई। ये क्यों किया गया तेलंगाना सरकार ने? तो तेलंगाना के फटाफट सीएम और राज्यपाल बता दें। चंद्रशेखर हैं और यहां सौदा राजन, ठीक है, तब मिली सही सौदा राजन। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट जो कहां हुई? कौन करेगा लीडर्स मीट? विच स्टेट विल होस्ट द G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट? मेघालय, सिक्किम, असम या त्रिपुरा? कौन करने वाला है? जल्दी बता दीजिए। पानी ला देना। हो गए, ओके। हाँ जी, मेघालय, मेघालय। अब मेघालय में होगा भैया, मेघालय। अब मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या राजधानी है? शिलोंग। शिलोंग को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसे बादलों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है भैया? इसे बादलों का शहर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं जरा मेघालय में। अब मेघालय गवर्नमेंट करवाएगी भैया। अब जब भी मेघालय की बात होती है कि यहां पर मेघालय में G20 समिट हो रहा है ना, वो भी काय का इकोनॉमिक लीडरशिप इवेंट। अब आपको ये बता दें कि G20 मेघालय, सीएम कौन है? कॉनरॉड संगमा, है ना, याद रखें। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में चेंज हुए हैं, पी चौहान। क्या आएगा? पी चौहान। ठीक है, किस राज्य ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है,
किस राज्य ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया? फंड का क्या करा? सबसे अच्छा उपयोग किया। विच स्टेट हैज मेड द बेस्ट ऑफ द यूज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट? याद है, हर सांसद अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा, ये स्कीम लगाई थी भाई। एक सांसद एक गांव का जो इलाका है उसको तो डेवलपमेंट करने की बात करें तो ये किसने करा था? इसमें नंबर 1 कौन आ गया? मध्य प्रदेश आया, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान? इसमें क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश आया है क्या? कौन सा राज्य है जिसने ये कारनामा करके दिखाया, सबसे ज्यादा फंड का इस्तेमाल करा है भैया, सबसे बढ़िया? कौन सा है? पधारो हमारे देश है क्या? नहीं है। ठीक है। बांदीपुर वाला जगह है क्या? नहीं है। बांधवगढ़ वाला है क्या? नहीं है। गुजरात। ठीक है। पटेल साहब, ठीक है, भूपेंद्र पटेल साहब का जो है गुजरात। भाई गुजरात की बात करें, गुजरात के सीएम कौन है? पटेल जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य जी। आचार्य जी, आचार्य देवव्रत। आपको याद, पटेल जी आपको यहाँ। अब याद रखना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में नंबर 1 आया। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, एमपी लैट्स कहते हैं इसको, इसमें गुजरात नंबर 1 है भाई। गुजरात क्या आया है? नंबर 1 बना है भाई, गुजरात नंबर 1, फॉलोड बाय झारखंड। फॉलोड बाय झारखंड, सेकंड नंबर पे कौन आया? झारखंड। एंड द कर्नाटक, कर्नाटक आया है 3rd नंबर पर। भाई अच्छा विकास करा, मतलब जितनी बात करें कि इन्होंने कम से कम जो इनका विकास प्रतिशत था वो बहुत अच्छा था, 145। इसमें कितना प्रतिशत विकास देखा? 145% विकास करा उन्होंने लोकल क्षेत्र में। जो भी एमपी के जो लोकल एरियाज थे जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विकास करने की बात करें, उतना तो गुजरात, झारखंड एंड कर्नाटक। हमारा मध्य प्रदेश कहीं से तक नहीं है। बैड न्यूज, मध्य प्रदेश होना चाहिए था, पर कोई नहीं, गुड न्यूज फॉर गुजरातीज, झारखंडीज एंड कर्नाटीज। चलिए अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में मेरे पटवारी वालों फटाफट जुड़ जाइए भैया। अभी भी हमारे बैच से आ रहा है, एमपी पीएससी वाले भी अब जुड़ेंगे, टीईटी वाले भी जुड़ेंगे। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, जानना है, पहचानना है। क्लियर? अब बात करते हैं नंबर 1 कि भोपाल एम्स इलाज के साथ साथ, भोपाल एम्स इलाज के साथ साथ किसमें अव्वल आया? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें तो भोपाल किसमें है? भाई इलाज में तो भोपाल नंबर 1 आया। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, हमारा भोपाल इलाज में पूरे भारत में नंबर 1 की। भारत, मध्य प्रदेश में भोपाल का एम्स बहुत बढ़िया इलाज करता है। इसके अलावा क्या वो रिसर्च में, क्या सफाई में, क्या शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें नंबर लग गया हमारे भोपाल का? हमारे भोपाल का इलाज के साथ साथ रिसर्च में भी नंबर लगा है। तो क्या बात है, एम्स भोपाल जिंदाबाद। भाई रिसर्च में भी नंबर 1 है और इसके साथ ट्रीटमेंट में भी, ट्रीटमेंट और रिसर्च दोनों में हमारा भोपाल एम्स जो है वो भैया जाग गया है। भोपाल एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एम्स। अच्छा आपको याद है भोपाल में एक हमीदिया हॉस्पिटल है, एक हमीदिया हॉस्पिटल है, याद है ना? यहां से वो आयुष जो मतलब आयुर्वेदिक जो कहते हैं ना कि क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है वहां से शुरुआत। हमीदिया हॉस्पिटल भी आपको याद रखना, बड़ा फेमस है, ये भी भाग बहुत प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना, इलाज के लिए काफी। हमीदिया या हमीदिया कर कहा जाता है। भोपाल में ताजुल मस्जिद है, आपको बताया था कल ही मैंने कि ये जो मस्जिद है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, कल ही शायद बताया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। फिर 2.5 सीढ़ी की मस्जिद आती है, सबसे छोटी है वो भी भोपाल। और मैंने आपको ये डाउट भी दूर करा था कि अगर जामा मस्जिद आए तो जामा मस्जिद का आपको याद रखना कि जामा मस्जिद जो है ना वो नमाजियों के नंबर्स में बड़ी है। जो जामा मस्जिद में ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं, ताजुल में उतने ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, पर एरिया में बहुत बड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे। आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी मध्य प्रदेश की जो ये ताजुल मस्जिद है ये किस बेगम ने बनवाई, किस बेगम ने बनवाई है। चलिए जब तक आप कमेंट कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तेलुगु संगम आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
कल ही अपन ने बताया था कि गुजरात में हुआ, कल ही अपन ने बताया कि तेलुगु संगम गुजरात में। अब ये क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को जोड़ो अभियान चल रहा है। अब मोदी जी ने क्या करा है कि यार लोगों को कैसे जोड़ें, कैसे दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ा जाए। तो एक तरीका सही है कि दोनों के कल्चर को मैच कर देते हैं, और दोनों के कल्चर को मैच करेंगे तो तेलुगु संगम कहां होगा, तेलुगु संगम कहां होगा। तेलुगु आपको है, तेलुगु मतलब अपन बात कर रहे हैं भैया हैदराबाद, हैदराबाद, और हैदराबाद मतलब तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटीज हैं हैदराबाद और भोपाल में। जैसे हैदराबाद में हुसैन सागर, ठीक है, हुसैन सागर, वैसे हमारे भोपाल में भी है बड़ा तालाब। क्या है भैया, हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, बड़ा तालाब। तो कहीं ना कहीं भारत में इन संगमों के माध्यम, भैया एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, तो तेलुगु संगम कहां होगा भैया, आपको याद रखना है भोपाल में, तेलुगु संगम। जैसे तमिलनाडु का गुजरात से मिला दिया, कहीं ना कहीं जैसे वहां तमिल संगम, यहां तेलुगु संगम, ऐसे फिर एक साउथ वाला स्टेट उठा लेंगे, उसको जोड़ा जाएगा। जैसे हाल ही में क्या करा, ये चीज तो अच्छी करी कि एक आधी साउथ का स्टेट उठाइए, नॉर्थ के स्टेट से जोड़ दीजिए। जैसे खेलों में बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के लिए भाई केंद्र सरकार ने कह दिया कि एक एक राज्य क्या कर लो, गोद ले लो तुम एक एक खेल को। जैसे उड़ीसा ने गोद ले लिया हॉकी, आपने देखा भैया अभी हाल ही में उसने क्या करवा दिया, वर्ल्ड टूर्नामेंट करवा दिया, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप करवा दी। इसके पहले वाली 2018 की भी हॉकी चैंपियनशिप वहीं हुई थी। बहुत अच्छे कलिंग स्टेडियम बना दिया भैया भुवनेश्वर में, बिरसा मुंडा, ठीक है, राउरकेला में बना दिया। ऐसे आप एक एक, जैसे रेसलिंग, हरियाणा रेसलिंग में 1 नंबर हो रहा है, इस तरह से क्या करना है, एक एक गेम्स को उठा लो। तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश में कौन सा खेल है जिसको हम उठा सकते हैं, कमेंट करके। जहां तक मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में मलखम जो है बहुत बढ़िया करते हैं लोग, तो मलखम को बढ़ावा देना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहिए। मलखम हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा। और हाल ही में आपको याद है भोपाल हॉकी के लिए नर्सरी का काम करता है, तो वो भी उठा सकते हैं। भारतीय दृष्टिबाधित टीम, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, कप्तान सुषमा पटेल नियुक्त की गई। उनका संबंध भारत के किस जिले, मध्य प्रदेश के किस जिले से? सुषमा पटेल, भाई सुषमा पटेल, ठीक है, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, क्रिकेट वुमेन्स टीम की कैप्टन है। कहां की सुषमा पटेल? अपनी नरसिंहपुर, दमोह, उमरिया या बालाघाट, कहीं की तो होगी। जल्दी बता। बोले सर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। सुषमा पटेल, ठीक है, कहाँ की है? दमोह की। कहाँ की बेटा? ये दमोह की। इसके अलावा एक को लड़की है प्रिया जी, वो भी टीम का हिस्सा है। प्रिया जी भी टीम का हिस्सा है। प्रिया जी भी टीम का हिस्सा। ये कहां की? ये है नर्मदापुरम की। तो याद रखना, नर्मदापुरम की प्रिया जी और हमारी सुषमा जी दमोह की, ये दोनों ही ब्लाइंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा है। इसके अलावा आपको याद रखना कि सुषमा जी तो कैप्टन भी है, सुषमा जी तो कैप्टन भी है। तो इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, तो सुषमा जी, नाम है सुषमा, और है ये दमोह की, ठीक है, याद है, क्रिकेट से जुड़ी हैं, ब्लाइंड क्रिकेट से, और कैप्टन भी है भैया। बड़ी बात है, भारत की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हमारे लिए बहुत गौरवान्वित पल है ये। तो फिर मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट दे दिया? कहां मिलेगा आपको चंपक बंगलो? पंचमढ़ी में मिलेगा, सांची में मिलेगा, खजुराहो में मिलेगा, या मुक्तागिरी में मिलेगा? कहां मिलना चाहिए चंपक बंगलो? जहां पर भैया क्या कर दे दिया गया है, आपको याद रखना है भाई, बेस्ट इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेट, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो ये है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का चंपक बंगलो, ये है भैया चंपक बंगलो, पंचमढ़ी। जब भी पंचमढ़ी की बात होती है, देखिए जब भी मैं पंचमढ़ी की बात करता हूं, जब भी पंचमढ़ी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पंचमढ़ी में आपको दिमाग में पहले यार मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व है,
ये मध्य प्रदेश का है, क्या है ये, पहला फर्स्ट बायो रिजर्व है। पंचमढ़ी में आपको मिलेगा धूपगढ़, धूपगढ़ मिलता है जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मतलब पचमढ़ी। पचमढ़ी कहां आता है, होशंगाबाद में, जिसको अब अपन किस नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम। ठीक है, इसी के पास में आपको क्या मिलेगा, डचेस फॉल, इसी के पास में आपको अप्सरा, बी फॉल, डचेस फॉल, इसी के पास में आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क भी यहीं मिलेगा। तो पचमढ़ी सतपुड़ा में बसा है, कहां बसा है ये, सतपुड़ा में, कहां बसा है, सतपुड़ा में बसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलिए, तो बहुत अच्छी खबर है कि पचमढ़ी के चंपक बंगलू को बेस्ट फैसिलिटी अवार्ड मिल गया भैया, सबसे बढ़िया फैसिलिटीज बहुत है, देखने में इतना नहीं है पर फैसिलिटी अच्छी है। चाय पे चर्चा का समय आ चुका है, तो चाय पे चर्चा जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। चाय पे चर्चा क्या है, आज विषय तगड़ा है, गूगल प्रजोड मागी, इसको मैगी मत पढ़ना है ना, ये क्या होगा, मागी, मागी, मागी पढ़ेंगे इसको, MAGI। अब बोलेंगे सर ये क्या है, अब आपको याद रखना है कि गूगल ने एक नया सर्च इंजन लॉन्च करा है। यह गूगल का न्यू सर्च इंजन है, न्यू सर्च इंजन। ये क्या है, न्यू सर्च इंजन है, मतलब भाई ये एक सर्च इंजन है। अब ये क्या करेगा, ये सर्च इंजन क्या करेगा, बोलो सर ऐसे क्या बात है, अभी भी तो हम गूगल करते हैं कि फटाक से लगाया मुंह पर और बोल दिया कि भाई गूगल ये करके बता, तो गूगल भैया कि पूछने में क्या जाता, आपने ऐड भी देखा है कि हर चीज पूछ के बता। मगर अब इसमें नया क्या, इसमें नया क्या है, ये एआई से रिलेटेड आंसर देगा। अब समझना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जोड़ दिया गया है गूगल सर्च में, और गूगल सर्च प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जैसे आपने हाल ही में देखा फेसबुक पे एक फोटो बहुत चल रहा था प्रभु श्री राम जी का, कि प्रभु श्री राम अपने युवा अवस्था में ऐसे दिखते होंगे, और आपने सबने वो फोटो शेयर भी करा होगा, किसी ने स्टेटस पे लगाया होगा या किसी ने देख के कि हाँ हो सकता है। तो एआई उस समय भगवान श्री राम कैसे दिखते थे। अब क्या होगा, जब आप गूगल सर्च करोगे तो एआई अंदाजा लगा लेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, आप एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बेटर रिजल्ट होगा, बेटर इंटेलिजेंसी से आंसर। यार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत मायने रखती है। मैगी, अगर आगे होगा, ये देखिए प्रोजेक्ट मैगी, अब मेजर चेंज टू सर्च। अब गूगल नया सर्च इंजन लेके आया है और इसमें अब एआई की मदद होगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से आपके सर्च को बेहतर बनाया जाएगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, तो इससे आगे निकलने के लिए गूगल ने अपना तरीका चेंज करा कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगा हमारा आज का सेशन, जरूर कमेंट करिएगा, अच्छे से बताइएगा कैसा लगा। और आप सबके लिए एक होमवर्क भी है भाई, मुझे आपको बताना है कि एआई की शुरुआत कब हुई। हालांकि मैं एक बार अपने इसमें बता चुका हूं एआई की शुरुआत कब हुई। आपको याद रखना है एआई के जन्मदाता किसे माना जाता है, जन्मदाता किसे माना जाता है, और भारत में एआई कौन लाया, भारत में एआई का शुरुआत कब हुई और किसने करी। ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको सेशन कैसा लगा। मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव, साइनिंग ऑफ टुडे। आपको 3 बजे मिलते हैं, आपको अगर यही इसी चैनल पे मिलना है तो 8 बजे सुबह अगले दिन, और नहीं तो हम एमपी बेसिक चैनल पे 3 बजे मिलते हैं बिगुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।